मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे इलस्ट्रेशन नंबर 21 वापस से कर रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्वेश्चन रीड नहीं करूँगा क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हम रीड कर चुके हैं, लेकिन प्रोविज़न बता देता हूँ मैं आपको। और प्रोविज़न क्योंकि तवलीन ने वो वीडियो नहीं देखा इसलिए उसको प्रोविज़न पता पड़ जाएगा। स्पेशल शुगर केन इंडस्ट्री के लिए ये प्रोविज़न है। शुगर केन इंडस्ट्री प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबके लिए नहीं है, उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो शुगर केन से शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए सरकार एक मैक्सिमम प्राइस सेटअप करती है कि आप इतनी ही प्राइस पे शुगर केन अपने मेंबर्स से परचेज कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि जो लोग शुगर केन प्रोड्यूस करते थे उन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई। अब सोसाइटी एक लीगल एंटिटी हो गई। वो लीगल एंटिटी वो इंडिविजुअल मेंबर्स ने जो भी शुगर केन प्रोड्यूस किया है उससे वो परचेज़ करती है। सरकार ने तय कर लिया कि आप इनसे माल कितने में परचेज़ करोगे, 2800 में परचेज़ करोगे, है ना। इससे कम में कर सकते हो लेकिन 2800 से ज़्यादा में नहीं कर सकते। पर शुगर केन इंडस्ट्री मानी नहीं और उन लोगों ने यही माल कितने में परचेज़ किया, 3200 में परचेज़ किया। अब 2800 का माल 3200 में परचेज़ कर लिया तो सर दिक्कत कहाँ हो गई बेटा? दिक्कत हो गई कि ये सोसाइटी ने परचेज़ किया है अपने इंडिविजुअल मेंबर्स से और जो चीज़ परचेज़ करी है वो कहलाती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और सोसाइटी जो बिज़नेस करती है वो क्या करती है, वो गन्नों से शुगर बनाती है, तो उनका काम है बिज़नेस एंड प्रोफेशन का, और इनका हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, एग्रीकल्चर इनकम का। ठीक है। होगा क्या कि तुमने तुम्हारी परचेज ज़्यादा में कर ली, तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, तुम्हारा बिज़नेस का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कम। बिज़नेस का प्रॉफिट कम आएगा, तुम्हारी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब लेकिन तुमने इनसे चीज़ें महंगे में खरीदी तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर इन्होंने चीज़ कौन सी बेची, एग्रीकल्चर, तो इनका प्रॉफिट बढ़ भी जाएगा, तो एग्रीकल्चर इनकम तो क्या है, माफ़ है। तो ये सरकार को डबल तरीके से चूना ना लगे इसलिए सरकार ने रूल लगा दिया कि भाई अगर हम कह रहे हैं 2800 तो फिर वो कितना होना चाहिए, 2800 या उससे कम। उससे ज़्यादा होगा तो जितना एक्स्ट्रा है वो अलाउ नहीं करेंगे, बस यही है। ठीक है। तो चलो अपन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में उनकी इनकम हुई थी 2,87,86,000। ठीक है। और उसमें इन्होंने माइनस किया था शुगर केन की कॉस्ट 8700 टन 3200 पर टन के हिसाब से, और अदर एक्सपेंसेस 9,10,000 माइनस करने के बाद उनकी इनकम कितनी आई थी, 36,000। मैं क्या कहूँगा भाई, बस ये 2800 से 3200 का ही तो डिफरेंस है, 400 रुपये का ही तो डिफरेंस है। क्वेश्चन में लिख रखा है कि सरकार ने कितना अलाउ किया है, 2800। तो यार आपकी इनकम कितनी है, 36,000। ये 36,000 कब आई, ये आई 3200 की रेट लेने के हिसाब से। 400 रुपये आपने एक्स्ट्रा ले लिया, वो मैं डिसअलाउ कर दूंगा। तो कैलकुलेट करो, 400 मल्टीप्लाई बाय कितने टन है, 8700, 30 34,80,000। बताओ कितना हो, 35,16,000। मैच हो रहा है? हाँ आ गया समझ में? डन, सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक्स एन एजेंट ऑफ LIC। मैंने आपको ये LIC वाला चार्ट पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है मैंने LIC वाला चार्ट, कि अगर कोई LIC का एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, और उसको उस इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिल रहा है तो उस कमीशन के अगेंस्ट में एड हॉक डिडक्शन दे दिया जाता है। ये नहीं पढ़ा है मैंने। तो आप लोग निकालो आपके नोट्स बिजनेस एंड प्रोफेशन के, और उसमें देखो आगे पीछे कहीं पे जगह है क्या, और हम बनाते हैं चार्ट। देखो बाहर नोट्स भी नहीं है यार, नोट्स तो बराबर के प्रिंट हुए थे। तूने 2 तो नहीं रख लिए मनीष? सक्षम तूने ले ली ना वो तो शीट अंदर से। देखो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट को जानते हो आप लोग। इंश्योरेंस एजेंट कंपनीज़ की पॉलिसीज सेल करते हैं और कंपनी उनको कमीशन देती है। मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बताया भी होगा कि बहुत हैंडसम वो मिलता है कमीशन।
इवन फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे 30% का कमीशन मिलता है। मतलब अगर किसी की 1 लाख की पॉलिसी आपने रिन्यू कराई तो 30,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। फिर वो अगर 15 साल की पॉलिसी है तो 15 साल तक वो पे करता रहेगा। आपको रिन्यूअल कमीशन पे कम हो जाता है, रिन्यूअल पे कमीशन कम हो जाता है, 5% और 10% ही रह जाता है। लेकिन आप सोचो, आपने अगर इस साल 15 लोगों की पॉलिसी कर दी बस, या महीने में एक ही कर दी, 12 पॉलिसी आपने बेच दी, तो 12 इंटू 30,000 तो आपको यूँ मिल गए, 3,60,000 तो पहले साल में मिल गए। और फिर हर साल उसका 12 लाख का 5%, 60,000 आपको और मिलता ही रहेगा, है कि नहीं? तो बहुत बढ़िया होता है। अब जनरली जो इस चीज़ का काम करते हैं वो इसी प्रोफेशन में रहते हैं। उनका काम ही क्या होता है? वो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, पॉलिसी बेचते हैं। तो ये उनका प्रोफेशन हो गया, बिजनेस में प्रोफेशन हो गया। अब बिजनेस में प्रोफेशन हो गया तो उनको जो कमीशन मिल रहा है वो उनके लिए क्या हो गई? इनकम। अब वो अपने अपने खर्चे बताएंगे। तो बताओ भाई तुम्हारा खर्चा क्या हुआ? सर उनको कन्वेंस करने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, मीटिंग हुई, जूस वूस पिलाना पड़ा, ये खर्चा हुआ। तो खर्चा बहुत कम है ना? तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आप क्या दे दो? टैक्स दे दो। या फिर सरकार ने जैसे दुनिया भर के बिजनेसमैन के लिए एक 44 AD का प्रोविज़न बनाया ना, कि रहने दो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, एक्चुअल प्रॉफिट शो मत करो, आप तो अपनी इनकम 8% मान लो, हम उसके ऊपर ही टैक्स ले लेंगे। इसी तरीके से इन नन्हे मुन्ने एजेंट के लिए भी सरकार ने एक रूल बना रखा है, एड हॉक डिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एड हॉक डिडक्शन फ्रॉम ऑन कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बट ये एड हॉक डिडक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन, आपको अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खर्चे शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसको मिलेगा? उन छोटे छोटे एजेंट को जिनका टोटल कमीशन 60,000 है बस। मैं पूरा चार्ट लिख देता हूं पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ओके, टॉपिक क्या है कि सर वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एजेंट जो इंश्योरेंस कंपनी से काम करते हैं, उनकी पॉलिसी सेल करते हैं, उनको कमीशन मिलता है, तो वो कहाँ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने बैठेंगे? तो उनको उन्होंने दे दिया एड हॉक डिडक्शन, लम सम डिडक्शन। तो कैसे मिलेगा बेटा? उन्हीं, अब लिखना बंद कर दो आप लोग, पहले सुन लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद लिखना, फोटो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है? किसको मिलेगा? सर उन्हीं नन्हे मुन्ने एजेंट को मिलेगा जिसका टोटल कमीशन 60,000 के अंदर अंदर रहता हो। अगर आपको ईयरली कंपनसेशन कमीशन 60,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो फिर कोई एड हॉक डिडक्शन नहीं है, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्चुअल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये लिमिट बरसों पहले की है, 10-15 साल पहले मैं इनकम टैक्स पढ़ता था तब भी ये 60,000 ही था, और आज भी ये 60,000 ही है। निर्मला सीतारमन जी को अभी तक इसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी कि इसकी लिमिट को थोड़ा सा वो इन्हेंस कर दें, इसलिए ये लिमिट बहुत कम है। जनरली ये लिमिट 2 या 3 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है? अब ज़रा देखो, अगर 60,000 है तो पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको जो कमीशन मिल रहा है, 60 से कम है, 40 है, 50 है, जो भी है, आपको जो कमीशन मिल रहा है, क्या आपको उस कमीशन का ब्रेकअप पता है? क्या ब्रेकअप पता है? मतलब आपको ये पता है क्या कि इस 50,000 की कमीशन में से फर्स्ट ईयर का कमीशन कितना है और रिन्यूअल कमीशन कितना है? सर ये क्या होता है फर्स्ट ईयर का कमीशन और रिन्यूअल कमीशन? तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया ना, मैंने एक को पॉलिसी बेची, 1 लाख रुपए की उसकी पॉलिसी है, 15 साल तक उसको 1-1 लाख रुपए जमा कराने हैं, तो पहले साल में जब मैं पॉलिसी कन्वेंस करने जाऊँगा तब मेरी मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मुझे उसको कन्वेंस करना है। एक बार मैंने उसको कन्विंस कर लिया और 1 साल का प्रीमियम उसने पे कर दिया, अब तो वो खुद ही बंद गया। बाकी ये 14 साल को तो उसको खुद को फिक्र रख के जमा कराना पड़ेगा, नहीं कराएगा नहीं तो पहले का जमा किया हुआ पैसा भी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो पहले साल में इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को कमीशन बहुत ज़्यादा देती है, बताया मैंने कितना रहता है? 30%। फिर उसके बाद तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना रहता है कि सर आपका प्रीमियम इस तारीख को ड्यू करना है, आप चेक जमा करा दोगे कि मैं लेने आऊँ? वो फिक्र से जमा करा ही देगा। तो उसके बाद कमीशन बहुत कम हो जाता है, 5% या 10% रह जाता है। समझ में आया? समझ में आई ये बात?
ओके। तो हमने कहा, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि आपको जो 50,000 का कमीशन मिला, क्या आपको पता है उसमें से फर्स्ट ईयर का कितना है और रिन्यूअल कितना है? अरे आप कहते हो कि हाँ पता है, तो बेटा जो फर्स्ट ईयर का कमीशन है उस पर तो मैं डिडक्शन दूंगा तुम्हें 50%। सर इतना ज़्यादा? हाँ, क्योंकि आपकी मेहनत हुई, आपका खर्चा लगा होगा, 2-3 चक्कर काटने पड़े होंगे, तो उसमें डिडक्शन कितना है? 50%। फिर जो रिन्यूअल का कमीशन है उसमें तो कोई खर्चा नहीं हुआ होगा ना, एक फ़ोन ही करना है ना, उसमें एड हॉक डिडक्शन कितना दिया? 15%। कितना दिया? 15%। तो हमने कहा किसको मिलेगा? सर जिसका कमीशन अप टू 60,000 होगा। हम पूछेंगे रिन्यूअल प्रीमियम इज़ नोन, अगर वो कहता है यस, तो जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है उसका 50% और जो रिन्यूअल प्रीमियम है उसका 15%। अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो 50,000 का कमीशन मिला, 50,000 में से 40,000 फर्स्ट ईयर का था और 10,000 रिन्यूअल था, तो 40,000 का 50% कितना मिल जाएगा? 20,000, और 10,000 का 15% कितना हो गया? 1,500। तो टोटल डिडक्शन कितना मिल जाएगा तुझे? 21,500। डन। बट मैक्सिमम डिडक्शन 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 21,500 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 20 ही मिलेगा। अगर अपन अपोजिट कर दे थोड़ा कि मान लो 50,000 में से 30,000 रुपये जो था वो फर्स्ट ईयर का था, 20,000 जो था वो रिन्यूअल था, तो 30,000 का 50% कितना हो गया? 15,000, और 20,000 का 15% कितना हो गया? 3,000। तो 15 + 3 कितना हुआ? 18। 20 के अंदर अंदर है, पूरे 18,000 का तेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? डन। अब अपन उसकी बात करते हैं, सर अगर मुझे रिन्यूअल प्रीमियम का ब्रेकअप पता नहीं है तो फिर आप क्या करना? अगर रिन्यूअल प्रीमियम इज़ नॉट नोन देन 1/3 डिडक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी आपको मिल रहा है उसका 1/3। कितना मिल रहा है? 50,000 था, 50,000 का 1/3 कर लो आप, 16,667 रुपये कुछ आएगा, वही आपका क्या है? डिडक्शन। अब देखो इस केस में मैक्सिमम कभी भी 20 से ज़्यादा जा ही नहीं पाएगा, कि तू इस कैटेगरी में आएगा ही कब? अप टू 60,000 होगा तो, और 60,000 मैक्सिमम लो, उसका भी 1/3 कितना होता है? 20। तो इस कैटेगरी में तो 20 से ऊपर कभी जाने का सवाल पैदा ही होता ही नहीं है ना। और 60,000 से ज़्यादा तेरा कमीशन है तो तुझे एड हॉक डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तुझे तो क्या मिलेगा भाई? नॉर्मल। तू तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर और जो भी तेरा खर्चा हो रहा है वो बता दे। डन। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें एक लाइन और ऐड करता हूँ मैं, ये स्पेशल वाली लाइन है, आम जिंदगी आम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। बोनस कमीशन, टारगेट्स अचीव करने पे इंश्योरेंस कंपनी उनको बोनस भी देती है, उस बोनस कमीशन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी देना था वहाँ दे दिया, बोनस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई? अब इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, वो अपन पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के साथ साथ एक और है कि अब मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा प्लीज़, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। यूटीआई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट और स्पेसिफाइड या नोटिफाइड म्यूचुअल फंड। अगर आप इन 4 चीज़ों में से किसी के एजेंट हो और आपको इन 4 एजेंसी से कमीशन मिलता है तो उसमें भी वही अप टू 60,000 और मोर देन 60,000। अप टू 60,000 पे 50% का क्या मिल जाएगा आपको? डिडक्शन। मोर देन 60,000 में तो वही एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आई? हाँ, वो 60,000 अलग है, ये 60,000 अलग है। किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि तो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज बेच रहा है तो इनकी यूनिट्स, इनके अकाउंट्स नहीं खुलवा सकता, इनसे नहीं ले सकता। मैं दोनों काम करता हूँ, दोनों से मुझे 50,000 का कमीशन मिल रहा है, तो दोनों का डिडक्शन मुझे एड हॉक डिडक्शन मिल जाएगा। मुझे समझ में आया? अब आप क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 22। एक्स इज एन एजेंट ऑफ LIC एंड UTI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी है और UTI का भी है। हिज ग्रॉस कमीशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इज कंप्यूटेड एज फॉलोज फ्रॉम LIC, फर्स्ट ईयर कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, बोनस कमीशन। मतलब इसको ब्रेकअप पता है
है ना। ब्रेकअप पता है तो फर्स्ट ईयर 41,000 के आगे लिखो 50% और कैलकुलेट कर दो अमाउंट 20,500 और रिन्यूअल कमीशन का कितना परसेंट 15%, 6,000 का 15% कितना हुआ 900 रुपये और बोनस के आगे लिख दो 0, बोनस के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया अमाउंट 20,500 प्लस 900 21,400, मैक्सिमम कितना मिलेगा 20,000। तो वहाँ पे 21,400 को टोटल करके मैक्सिमम 20,000 भी लिख दो। और यूटीआई का कमीशन कितना है भाई 7,000, इसका 50% कितना 3,500 ये भी मिल जाएगा आपको। अब कहानी में ट्विस्ट जो मुझे इस बुक को पढ़ने से पता पड़ रहा है, पहले मैं अनजान था इस बात से, वो क्या कि जो 60,000 की लिमिट है वो दोनों को मिला के, जो 60,000 की लिमिट है वो दोनों को मिला के, LIC और UTI दोनों का मिला के 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो डिडक्शंस है वो दोनों के सेपरेट है, मतलब इधर का 20,000 अलग है और उधर का 30,000 अलग है, क्योंकि उधर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% मिल रहा है ना, कोई रिन्यूअल कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे अगर मैक्सिमम 60 होगा तो वहाँ पे 60 का कितना परसेंट मिल जाएगा 50%, 30,000 वहाँ का अलग, लिमिट अलग अलग है, डिडक्शंस अलग अलग है, पर जो अमाउंट है इनकम का अमाउंट उसकी लिमिट सेम है, सबका मिला के 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डन, ठीक है। मिलेगा ही नहीं, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला थोड़ा ज्ञानवर्धक है, क्वेश्चन बताना मेरे को, शीट बताना तुम्हारे क्वेश्चन की। ये किसकी शीट पे पढ़ रही है तू? तो तू क्या मांग रही है फिर मुझसे? ये क्वेश्चन की शीट है, अच्छा ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन की शीट बता। आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में P&L बना हुआ है ना। तो P&L में कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट और लाइसेंस फीस 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले उन चारों के आगे 4 चीज़ लिखी हुई है ना, 1 2 3 4, इन चारों के आगे ऐसे ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे लिखो सेक्शन 40A1, सेक्शन 40A1 ऐसे लिखो। और फिर अगले में लिखा हुआ है सैलरी, है ना। सैलरी में लिखो सेक्शन 40A3। गिनती के 5-6 सेक्शंस ही लिखेंगे अपन, वही आपको याद रखने हैं। कल जो सेक्शंस पढ़े स्पेशल रिजर्व्स वाले, प्रोविजन फॉर बेड डेट वाले, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेक्शन। वो तो मेरे नज़र में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसका क्वेश्चन आए ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बात है। ये क्वेश्चन में आए ये हो सकता है, इसके 75% चांसेस है कि बड़े से क्वेश्चन में ये पॉइंट आ जाए। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये दोनों बेस्ड हैं TDS ऑफ NRI, या NRI में से आई हटा दो, TDS ऑन नॉन रेसिडेंट। कि अगर आप कोई भी पेमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को देते हो, अब वो भले ही आप इंडिया में दो कि आउट ऑफ इंडिया दो, आप किसको दे रहे हो? नॉन रेसिडेंट को। और वो जो आप पेमेंट दे रहे हो वो उस नॉन रेसिडेंट के ऊपर इंडिया में टैक्सेबल है, होगी सही, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हो तो अर्न इन इंडिया तो मानी जाएगी इसी। उसने आपको सर्विस कहाँ दी है? यहाँ पे दी है, तो अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। अर्न इन इंडिया मानी जाएगी तो वो उसके ऊपर टैक्सेबल है, आपको TDS डिडक्ट करना चाहिए था। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो 100% डिसअलाउ। ये फ़र्क है, मैं पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को।
कि भाई टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अगर आपके ऊपर है और आपने नहीं करी है तो हिंदुस्तान में पेमेंट कर रहे हो तो 30% डिसअलाउड, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर पेमेंट कर रहे हो या हिंदुस्तान में ही नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो 100% डिसअलाउड। डन, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब कहानी में ट्विस्ट सुनो। सर हमें टीडीएस डिडक्ट करना था, हमने नहीं किया, चलो नहीं किया तो भाई तेरे को तो वो खर्चा अलाउड होगा ही नहीं। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई कि यार ये अलाउड नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ मैं अब टीडीएस डिडक्ट कर लूँ क्या, और अब टीडीएस डिडक्ट करके अब जमा करा दूँ क्या। सरकार कहती कि हाँ आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, आप चाहो तो फिर लेटर ईयर्स में टीडीएस डिडक्ट करके जमा करा सकते हो। अब लेटर ईयर में आपने टीडीएस कब डिडक्ट किया ये मतलब का नहीं है, मतलब का है कि आपने जमा कब कराया। अगर आप वो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले जमा करा देते हो तो उसी साल में अलाउ कर देंगे। ये लो जहाँ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जैसे जो वो एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट वाला था ना, कि पेमेंट करोगे तो अलाउड माने जाएंगे, तो पेमेंट कब तक करना था आपको, रिटर्न फाइलिंग डेट तक करना था। और यहाँ पे टीडीएस वाला मैटर है कि टीडीएस डिडक्ट करोगे तो अलाउड मानेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए तो कर सकते हैं क्या बाद में, हाँ कर सकते हो, लेकिन जमा कब कराना है, रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले जमा कराना है तो अलाउड है। और अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद जमा कराया तो फिर जिस साल में जमा कराया उस साल में अलाउड है। समझ में आ गई बात। अपन एग्जाम्पल ले ले कि आपका वाला ईयर कौन सा है, 21-22, यही है आपका ईयर, है ना। अब इस 21-22 में आपने किसी को पेमेंट किया, 1 2 3, है ना, आपने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट पे आप टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए, कर दिया होता जमा करा दिया होता तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं ना, डिडक्शन मिल ही जाएगा। भूल गए तो 21-22 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो डिडक्शन नहीं मिलेगा तो मेरी तो टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चल मैंने आपको एक मौका और दिया, कितना मौका दिया कि जो अगला वाला साल है 22-23, उसमें जो आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट आएगी, इस प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग डेट यहाँ आएगी ना, 31 जुलाई या 30 सितंबर। अभी जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आपको रियल डेट दे रखी है 31 अक्टूबर, ये रिटर्न फाइलिंग डेट थी मेरी इस साल की। तो अगर आपने इस साल में डिडक्ट नहीं किया, जमा नहीं कराया, तो इस डेट से पहले आप जमा करा दो, करा दोगे तो आपको डिडक्शन 21-22 का मिलेगा। आप नहीं करा पाए रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले डिपॉजिट, डिडक्ट नहीं, डिपॉजिट, डिडक्ट अलग हो गया, डिपॉजिट अलग हो गया। इसको पेमेंट कर रहा था, पेमेंट इसका टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया पर जमा ही नहीं करा। अबे तो जब जमा ही नहीं करा तो डिडक्ट करना किस बात का, तो तेरे को जमा कराना है इस डेट से पहले। नहीं कराया, बाद में करा रहा है तू जमा, तो फिर कौन से ईयर में जमा कराया, 22-23, तो डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा, 22-23। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब ये चीज़ें, ये जो ईयर वाली चीज़ है ना, रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले जमा कराना है, नहीं कराया तो जिस साल में जमा कराओगे उस साल में डिडक्शन मिलेगा। ये रूल 41A1 के लिए है। 41A1 में प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस वगैरह आती है, मतलब वो जो P&L में कमीशन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है, लाइसेंस फीस जो लिखा हुआ है, उनके लिए ये प्रोविज़न है। सैलरी के लिए ये प्रोविज़न नहीं है। सैलरी के लिए तो प्रोविज़न बहुत सिंपल है, क्या कि बस आप टीडीएस डिडक्ट कर लो, जमा कराओ कि मत कराओ। और ये तो गलत बात होगी ना, जमा नहीं कराया तो, कराएगा तो सही, सरकार छोड़ेगी नहीं। डिडक्ट कर लिया तो फिर जमा कराएगा तभी तो सरकार मानेगी तूने डिडक्ट किया है, नहीं तो कैसे मानेगी। रिटर्न तो फाइल होगा ही नहीं जब तक पेमेंट नहीं करोगे। आप रिटर्न जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप कह रहे हो ABCDE 5 जनों का 1-1 लाख रुपए टीडीएस मैंने डिडक्ट कर लिया है, 5 लाख रुपए टीडीएस मेरे पास डिडक्ट किया हुआ पड़ा है। अब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ सबमिट ही नहीं होगी जब तक आप उस 5 लाख का हिसाब नहीं दोगे कि 5 लाख तुमने किस तारीख को जमा कराया, तो वो तो जमा कराना ही पड़ेगा आपको। लेकिन सरकार ने रिहाइश करते हुए अमाउंट रूल ये बनाया कि अब इसका डिसअलाउंस, सैलरी आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। कब, या तो टीडीएस भी डिडक्ट ना किया हो या जमा भी ना कराया हो, दोनों में से एक चीज़ कर ली ना। सर डिडक्ट तो कर लिया,
जमा कराना भूल गए, बाद में जमा करा देंगे, कोई बात नहीं, डिडक्ट कर लिया ना, काफ़ी है, डिडक्शन मिल जाए। सर लेकिन लेट डिडक्ट किया था और लेट जमा कराया था, कोई बात, भले ही लेट कराया हो, डिडक्शन इसी साल का मिल जाए, इसी साल में डिडक्शन मिल जाए। बस आपको ये प्रूव करना है, या तो हमने डिडक्ट कर लिया था या हमने जमा करा दिया, तो इसी साल में आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? लेकिन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई, ना डिडक्ट हुआ ना जमा हुआ, तो फिर तो सैलरी क्या है, डिसअलाउड। अब अगर यूँ पूछे सर वो डिडक्ट ना करें और कह दे मैंने डिडक्ट कर दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है, प्रूफ करना पड़ता है। सरकार तो यही मानेगी तूने डिडक्ट भी नहीं किया हो, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो सैलरी उसकी बनती थी 10 लाख रुपए, 2 लाख का TDS था, तो देखो मैंने तो उसको 8 लाख ही जमा कराया ना, तो मैंने 2 लाख रुपए TDS डिडक्ट कर लिया था, जमा कराना भूल गया था, जमा मैंने बाद में कराया, रिटर्न फाइलिंग डेट के भी बाद कराया, कोई बात नहीं लाले, 21-22 में तुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ऊपर के 4 पेमेंट में तो ड्यू डेट से पहले टैक्स जमा होना ज़रूरी है, तो ही डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डन? क्लियर? अब मैंने आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ा दिया, आप लोग अब इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सारे समझा दिए, क्वेश्चन पढ़ो और किस पॉइंट में क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे वो मुझे बताओ। क्वेश्चन रीड करो पूरा, बोल बेटा। हाँ, अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद जमा करा रहा है तो कौन से साल में जमा कराया तूने, 22-23 में, तो डिडक्शन तुझे 22-23 में मिलेगा, 21-22 में नहीं मिलेगा। सैलरी के केस में अगर वो रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद भी जमा कराना है ना, तो भी डिडक्शन तुझे यहाँ मिल जाएगा। कौन सा टैक्स पे कर दिया? जो अपना बनता है, सैलरी पे करने के बाद जो अपना टैक्स बनता है। हाँ, तो मैं तो डिडक्शन ले लूँगा ना सैलरी का, सैलरी माइनस करके जो टैक्स बनता होगा वही तो जमा कराऊंगा मैं। अगर अपन ने रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले TDS जमा करा दिया, सैलरी अलाउड करी कि नहीं करी? अलाउड नहीं करी और तूने टैक्स जमा करा दिया, ऐसा क्यों करेगा तू? ऐसा तू क्यों करेगा? गवर्नमेंट थोड़ी अलाउ करने देती है, ऐसा नहीं होता है बेटा। हमारे देश में सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर चलता है। सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर मतलब आप अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करो, उसके ऊपर टैक्स खुद कैलकुलेट करो और टैक्स जमा करा दो, फिर सरकार चेक करेगी कि आपने सही किया कि गलत किया। तो मैं खुद ही अपने आप का नुकसान क्यों करूँगा? मैं खुद ही सैलरी को डिसअलाउ क्यों करूँगा? मैं तो अलाउ करूँगा ना, मैंने तो TDS डिडक्ट किया है, जमा ही तो नहीं करा है, बाद में करा दूँगा। ठीक है, ऊपर के खर्चों का सैलरी से क्या लेना देना? हर खर्चा अपने आप में डिफरेंट है, हर खर्चा अपने आप में डिफरेंट है। इन 4 खर्चों के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले जमा होना ज़रूरी है, तो ही ये 4 अलाउड होंगे। 4 में से एक का भी TDS बाद में जमा होगा तो वो अलाउड नहीं होगा ये। और इसमें जमा कभी भी हो, सिर्फ डिडक्ट और डिपॉजिट होना चाहिए, कभी भी हो रहा हो, डेट मैटर नहीं करती। सैलरी में क्या कह रहा हूँ मैं, डेट मैटर नहीं करती, बस डिडक्ट और डिपॉजिट होना चाहिए, कभी भी हो, जिस साल का खर्चा है उसी साल में अलाउड हो जाएगा। अब पढ़ो तुम 4-5 पॉइंट। चलो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं अब डेट्स के साथ। कमीशन 2 लाख रुपए का रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 13 जुलाई। एक्चुअली में डिडक्ट कब हुआ? 13 जुलाई 2021 और जमा कब हुआ? 30 जुलाई 2022। 31 अक्टूबर के पहले जमा हो गया ना, रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले जमा होना चाहिए, हो गया, तो 21-22 में अलाउड है। वहाँ लिख दो कमीशन के आगे 21-22। इंटरेस्ट दिसंबर 21 डिडक्ट तो कर लिया, पर जमा कब कराया? लेट, है ना, तो जिस साल में जमा कराया उस साल में, तो 22-23 लिख दो। कब अलाउड होगा ये? 22-23 में। सिंपल है। हाँ, इस साल अलाउड नहीं होगा। डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले होना चाहिए। रेंट 6 जून को डिडक्ट होना था, डिडक्ट ही नहीं हुआ और जमा भी नहीं, अलाउड ही नहीं हुआ। कहाँ हुआ? रेंट तो किया ही नहीं ना उसने अभी तक। अब रेंट पे तो TDS डिडक्ट किया ही नहीं उसने अभी तक, तो नॉट अलाउड लिख दो वहाँ पे, ईयर के बदले में नॉट अलाउड लिख दो। लाइसेंस फीस फॉर सॉफ्टवेयर 20 अक्टूबर 2021 और डिडक्ट हुआ 10 मई 2022
और जमा हुआ जून 3, 2022, मतलब 31 अक्टूबर से पहले पहले हो गया, 21-22 में अलाउड है। एक मिनट। In case of license fee or tax is not deducted during the financial year 21, but it is deducted and deposited in the next financial year, that is 22. डिडक्ट भी नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर अलाउड होगा ये। आपने करंट ईयर में इसको डिडक्ट ही नहीं किया और जमा भी नेक्स्ट, हाँ करंट ईयर में जमा ही नहीं करा है, करंट ईयर में डिडक्ट ही नहीं हुआ, डिडक्ट भी कब हुआ अगले साल, जमा भी कब हुआ अगले साल, तो ये अगले साल का ही अलाउड माना जाएगा। 22-23 लिख दो, इसमें स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। सैलरी में मैंने आपको बता ही दिया, डेट से कोई मतलब है ही नहीं, कभी भी डिडक्ट करो कभी भी जमा कराओ, है ना, तो अलाउड है। लेकिन अगर ना डिडक्ट हुआ होता ना अलाउड हुआ होता रेंट की तरह, तो फिर डिसअलाउड होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले कहानी में ट्विस्ट। ये सारी बात जो अभी तक अपन ने पढ़ी, ये किसके लिए थी? नॉन रेसिडेंट के लिए। ये जो सैलरी वाला स्पेशल प्रिविलेज मिला, ये किसको मिला? नॉन रेसिडेंट। कि भले ही आपने अब टीडीएस बाद में जमा करा, रिटर्न फाइलिंग डेट के भी बाद, तो भी चला लेंगे, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रेसिडेंट के लिए सिंपल है भाई, रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले टीडीएस जमा करा दो, करा दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और डिडक्शन नहीं मिलेगा तो कितना नहीं मिलेगा? 30% डिसअलाउड। कितना डिसअलाउड? 30%। डन। तो अभी तक जो क्वेश्चन में आपने 23 डिट्टो सेम है, उसने कहा कि सब कुछ सेम है, बस यूँ मान लो नॉन रेसिडेंट के बदले में किसको दिया है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट किया है आपने। तो जो वहाँ पे डिसअलाउड था वो यहाँ भी डिसअलाउड है, पर वहाँ 100% डिसअलाउड था, यहाँ पे कितना परसेंट डिसअलाउड है? 30%। और यहाँ पे सैलरी भी डिसअलाउड है, यहाँ पे सैलरी भी डिसअलाउड है। तो 1 बाय 1 मैं दोनों के सोल्यूशन बता दूँ आपको। पीएनएल में आपकी इनकम कितनी दे रखी है? 30 लाख। हमने क्या क्या डिसअलाउ किया? सर एक तो हमने डिसअलाउ किया इंटरेस्ट, इस साल में अलाउ नहीं किया ना, अगले साल में अलाउ किया। तो इंटरेस्ट कितना है अमाउंट इंटरेस्ट का? 3 लाख, पूरा 3 लाख। फिर क्या डिसअलाउ किया अपन ने? सर रेंट, वो तो डिडक्ट किया ही नहीं, तो कितना है वो अमाउंट? 8 लाख। फिर उसके बाद लाइसेंस फीस कितना? 17,50,000। सैलरी सर हमने तो अलाउ कर दी नॉन रेसिडेंट के केस में, तो अब इनकम कितनी आ रही है आपकी? तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इनकम कितनी आ रही है? 33, 41, 48, 58, 500। कंप्लीट। डन। ये तो कौन सा था? सर ये था नॉन रेसिडेंट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट के लिए। रेसिडेंट के लिए वही आपकी इनकम कितनी है? 30 लाख। ठीक है, अब 30 लाख में इंटरेस्ट डिसअलाउड, तो सर 30% डिसअलाउड। 3 लाख का 30%, 90,000। फिर रेंट, सर इसका भी 30% डिसअलाउड, 8 लाख का 30%, 2,40,000। लाइसेंस फीस 17,50,000, इसका भी 30%, क्योंकि सब रेसिडेंट को है। कितना है? 17,50,000 का 30%, 5,21,000, 5,25,000। और अब खास बात, स्पेशल स्टार लगा दूँ, सैलरी। एनआरआई के केस में तो डेट नहीं देखी अपन ने, और यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज रूल हमने बनाया ही नहीं है। यहाँ तो जो सबके साथ है वो तेरे साथ है, तो उन्हें बाद में डिपॉजिट कराइए, अलाउड नहीं करेंगे। तो कितनी है सैलरी? 18 लाख। 18 लाख का 30% कितना हुआ? 540। करो आंसर मैच हो रहा है कि
कितना मैच हो रहा है? जयराम जी की बाय, टाटा सी यू।